हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल उड़ान सपनों का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीएस के 550 प्रश्नों के सीरीज़ में यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 में 50 प्रश्नों पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को बार बार वीडियो को देख करके कंप्लीट कर लें ताकि एग्ज़ाम्स में छूटे नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए आप लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा है। आगे से आप लोग को सप्ताह में 2 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले 50 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घटता है, ठीक है। दोस्तों, बर्फ़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसको हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट है कि दाब दोस्तों, पहला पॉइंट है, बर्फ़ पिघलने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, बर्फ़ को पिघलने पर आयतन में क्या होता है, प्रभाव कम होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है। तो क्यों तैरती है दोस्तों, कि बर्फ़ का घनत्व क्योंकि पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए। दोस्तों, किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडे के दिनों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों। दोस्तों, क्योंकि बर्फ़ जमने पर उसका आयतन बढ़ता है और पाइप फट जाता है, इसलिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट है, बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। दोस्तों, इसलिए क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों, कि बर्फ़ कितने डिग्री के तापमान पर जमता और पिघलता है। तो दोनों जमता और पिघलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कि बर्फ़ का घनत्व कितना होता है। तो बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति cm³, ठीक है। 0.9 ग्राम प्रति cm³ होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कारण है कि कुल्फ़ी या आइसक्रीम बनाने वाला व्यक्ति नमक का प्रयोग करता है। दोस्तों, इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि बर्फ़ नमक जो है बर्फ़ को पिघलने से रोकता है, ठीक है। इसलिए कुल्फ़ी बनाने वाला या आइसक्रीम बनाने वाला नमक का प्रयोग करता है। दोस्तों, बार बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कि 52 नंबर है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, जल से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट को समझेंगे। जल का फार्मूला क्या होता है, तो H2O होता है दोस्तों, क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है, ठीक है, या जमता भी है, ठीक है। और इसको अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री F होता है, ठीक है। अगर इसकी केल्विन की बात करें तो 273.15 केल्विन होता है। ये गलनांक हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि इसका क्वथनांक कितना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वथनांक है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वथनांक इसका कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में इसका होता है 212 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और केल्विन की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन होता है, 373.15 केल्विन होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पानी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं कि शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो कितना होता है, 65 से 80% तक होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है।
ठीक है, तो किसका? आंधी तूफान आने का। ठीक है, नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है। तो धीरे धीरे किसका प्रदर्शित करता है दोस्तों? गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है किस चीज़ का? तो दिन साफ होगा। दोस्तों मान लीजिए ये बैरोमीटर है, ठीक है, ये बैरोमीटर है, तो भी क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है? तो क्या होता है? पारा होता है दोस्तों। ठीक है, बैरोमीटर का यूज किस में करते हैं? क्या मापने के लिए करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है, इसका मान, ठीक है, और ये एक गिर करके यहाँ आ जाता है, नीचे एकदम आ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि आंधी तूफान आएगा। ठीक है, अगर यह धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, ठीक है, तो क्या होगा? ये बारिश होने की संभावना होती है। ठीक है, अगर ये धीरे धीरे चढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ता है, तो क्या होगा? आसमान साफ होने की संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट मान जो है समान मान प्रदर्शित करता है कितना पे? -40 डिग्री तापमान पर। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होता है, यहाँ ध्यान देना होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है, क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है दोस्तों। लोलक क्या होता है? मान लीजिए किसी जगह से रस्सी को बांध करके यहाँ पर किसी पिंड को लटका दिया जाता है, तो ये क्या हो गया? लोलक हो गया दोस्तों। ठीक है, ये लोलक हो गया, है ना। तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी भी लोलक के किसी भी बिंदु से पुनः वापस आने में जितना टाइम लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से चला और पुनः वहाँ पर आने में जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। तो एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम तथा न्यूनतम होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम होता है ठोस में और न्यूनतम होता है किसमें? गैस में। तो दोस्तों ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम गैस में। दोस्तों यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे होती हैं कैसी? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं हम लोग कि ध्वनि में ध है और अनुदैर्घ्य में भी ध है, यानी ध दोनों में है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य धैर्य है। ठीक है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य हो गया, तो प्रकाश तरंगे क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है, यानी डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की चाल होती है। तो दोस्तों हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 60 मील प्रति घंटा होती है, या मीटर प्रति सेकंड में अगर बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों ध्वनि से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि ध्वनि किस चीज़ में यात्रा नहीं करती है। ठीक है, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में आवश्यकता उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा। यानी कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो उष्मा खपत होती है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हमको 11 डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है, और उसको बनाने में 1 डिग्री बढ़ाने में जितना लगा उष्मा खपत हुआ उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड एक्यूरेट वैल्यू होता है, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग में चलता है। या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन की अगर बात करते हैं शरीर की टेम्परेचर का तो 310 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है क्वेश्चन है कि 67 नंबर क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? अनंत पर। ठीक है, और अनंत प्रतिबिंब बनता है दोस्तों यहाँ हम लोग समझेंगे। मान लीजिए दो समानांतर दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? जैसे हम लोग जिसमें आईना होता है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या होता है? वो दर्पण कहलाता है। ठीक है, जिसके एक तरफ भाग कलई किया हुआ होता है दोस्तों। ये दो समानांतर दर्पण है, ठीक है, उसके बीच में कोई वस्तु का रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, ठीक है, वो प्रतिबिंब अनंत बनेगा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, अगर यही दर्पण 90 डिग्री पर अगर रखा जाता है, इस तरीके से दर्पण को कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर अगर हम लोग रखते हैं, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? प्रतिबिंब की संख्या 3 होती है। अगर यही 60 डिग्री पर दर्पण को रखा जाए और बीच में वस्तु हो तो उसके प्रतिबिंब की संख्या 5 बनती है दोस्तों। कितना भी डिग्री पर हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिबिंबों की संख्या, उसका फार्मूला आप याद कर सकते हैं। या 360 डिग्री बटा में थीटा -1, ये फार्मूला होता है। आपको अगर 90 डिग्री पर निकालना हो तो यहाँ हम 90 रखेंगे। ठीक है, 360 बटा में 90 -1, जितना मान आएगा वो 90 का हो जाएगा। आगे अगर 60 डिग्री पर निकालना हो तो 360 बटा में 60 -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश का रंग किस पर निश्चित है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कैंडिला मात्रक है। ठीक है, किस चीज़ का है? ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा सबसे न्यूनतम होता है किस रंग का? तो सबसे तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। जबकि इसका अपोजिट होता है दोस्तों अपवर्तनांक, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो बैंगनी रंग का क्या होगा? अपवर्तनांक अधिक होता है, अपोजिट होता है। ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71 नंबर, निर्वात में रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग की गति होती है। दोस्तों निर्वात में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? या प्रकाश तरंग की गति, ठीक है, या वायु में भी बात कर सकते हैं, वही मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ध्यान देना होगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन आ जाए जल में कितना होता है, अगर हम जल में बात करें, ठीक है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर यही हम लोग बात करें ठोस में, यानी कि कांच में अगर हम लोग बात करें कांच में तो उसका होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था दोस्तों? तो रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है, रोमर का फुल नाम क्या है? ओल रोमर। ठीक है, क्या नाम है? ओल रोमर। ठीक है दोस्तों, ओल रोमर। इन्होंने प्रकाश की चाल कब ज्ञात किया था? 1670 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनिस के थे। कहाँ के थे? डेनिस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, होता है, क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है डायोप्टर और प्रतिरोध का होता है ओम। ठीक है, ओम को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं और डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। दोस्तों यहाँ आँख से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है हरदम कि आँख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोला जाता है, को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं दूर करने के लिए? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निकट, तो निकट में 3 गो अक्षर है, अवतल, अवतल में कई गो है? 4 गो अक्षर है। यानी कि निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो इसे एक ज़्यादा वाला होगा, यानी 3 है तो 4 गो अक्षर वाला। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जैसे दीर्घ में 2 गो है, दीर्घ, ठीक है, उत्तल में उत्तल, यानी कि दीर्घ दोष को दूर करना है तो एक ज़्यादा वाला यानी उत्तल, 2 गो है तो 3 गो वाला, या 3 गो है तो 4 गो वाला। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग आगे। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सामान्य आँख का मतलब स्वस्थ आँखें के लिए, सुस्पष्ट दृष्टि का मतलब क्या होता है? एकदम साफ साफ एकदम बिल्कुल दिखाई दे। ठीक है, तो कितने न्यूनतम दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए R से रेड हो गया, यहाँ G से ग्रीन हो गया, ब्लू मतलब नीला हो गया। ठीक है, यहाँ W हो गया, W मतलब वाइट। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, इसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। ऊपर ये सिर है, सिर फूटता है तो कैसा रंग निकलता है? रेड, तो लाल रंग हो गया ऊपर। नीचे ये धरती है, तो धरती पे क्या होता है? हरा भरा पेड़ पौधा, हरा ग्रीन हो गया, और नीचे क्या होगा? ब्लू हो गया। ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया? तो ब्लू हो गया। ठीक है ना, तो ब्लू कलर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? जब 2 प्राथमिक रंगों को मिलने से जो नया रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। तो दोस्तों रेड और ग्रीन, ये रेड है और ये ग्रीन है, इन दोनों को मिलाने से जो रंग बनता है, ठीक है, द्वितीयक रंग। तो कौन रंग बनता है? पीला, यानी कि येलो। कौन सा रंग बनता है? येलो बनता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्लू है यानी नीला है, तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो कौन बनेगा? पीकॉक नीला, पीकॉक ब्लू। ठीक है, पीकॉक नीला रंग बनता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि ये है रेड, ऊपर में क्या है? रेड कलर है। ठीक है, और नीचे क्या है? ये ब्लू यानी नीला है। तो रेड और नीला को, यानी लाल और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? मैजेंटा, एम से मैजेंटा कलर बनेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि रेड, ग्रीन, ब्लू को मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। ठीक है, या रेड को और पीकॉक ब्लू को, ठीक है, मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। यहाँ पीला को और इधर नीला को मिलाएंगे तो वाइट बनेगा। यहाँ ग्रीन और ये मेजेंटा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किस चीज़ का? तो ऊर्जा का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का। दोस्तों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि यह हाई को लो में और लो को हाई में बदल देता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर को किस में परिवर्तित करता है? तो हाई को लो और लो को हाई में भी बदलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर किसको किस में बदलता है? तो ट्रांसफार्मर केवल जो है AC पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर केवल AC पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका इनपुट और आउटपुट दोनों AC होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ट्रांसफार्मर DC पर कार्य नहीं करता है, ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 2 का ये 30 प्रश्न था। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट का वीडियो आपको जल्दी से मिले, आपको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और लाइक कर दीजिए दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।